नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, इस पर हम सप्ताह 1 व्याख्यान 1 अनुवाद और अनुवाद अध्ययन परिचय 1, इस पर आज व्याख्यान होगा। पहले हम अनुवाद क्या है इसको हम समझेंगे। तो अनुवाद को हम समझेंगे तो वो ये है कि भाषाओं के बीच संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। तो भाषाओं के बीच मतलब एक भाषा नहीं है, दो भाषा या दो से अधिक भाषाओं के बीच संप्रेष मतलब उनसे बातचीत करने की एक प्रक्रिया। अर्थात इसका अर्थ है दो या दो से अधिक भिन्न भाषियों के बीच बातचीत में जो कार्य चलता है, दो भिन्न भाषी जब एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे तो उस समय एक कार्य चल रहा है। जो वो बोल रहा है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो उस बीच की जो प्रक्रिया है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी भाषा में अपने मन में उत्पन्न विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो वो चाहता है कि वो अपने विचार दूसरे व्यक्ति समझ सकें या दूसरा जो उसके सामने है वो उसको समझ सके। तो वैसे ही दूसरा व्यक्ति जो वहाँ है वो उसके मन के विचार जो हैं उसके सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है। तो ये अनुवाद है। और इसको और गहराई से अगर हम समझेंगे तो अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण भाषी प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, मन के विचार, एक दूसरे के मन के विचार दो भाषी जब बोल रहे हैं तो इसमें एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक प्रकार का कार्य है। अनुवाद दो भाषियों के बीच जो आदान प्रदान की प्रक्रिया, अनुवाद इसमें इस प्रक्रिया में आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। यहाँ दो भाषा वो है जो भिन्न समुदाय, प्रदेश या देश के लोगों की भाषा है, जो अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो ये भाषा किसकी हो सकती है? ये भाषा उसकी हो सकती है जो दो भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, या प्रदेश में या देश में के लोगों के भाषा है जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो एक देश की भाषा और दूसरे देश की भाषा, जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी और हिंदी दो देश की भाषा है, तो वो एक अपनी अलग पहचान रखती है। तो ऐसी भाषाओं में या प्रदेश के लोगों की भाषाओं में या समुदाय के लोगों की भाषाओं में जो एक प्रक्रिया है आदान प्रदान की, वो अनुवाद। तो ये अनुवाद क्या है, ये अब मैंने समझाया है आपको। अब हम देखेंगे कि अनुवाद शब्द के लिए पूरे भारत के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कौन से शब्द हैं? जैसे हिंदी में छाया, टीका, भाषांतरण, भाष्य, उल्था, तर्जुमा, रूपांतरण, पुनर्कथन आदि कहते हैं।
ये हिंदी भाषा में कहते हैं। मराठी में भाषांतरण, कन्नड़ में अनुवादा, सिंधी उर्दू में तर्जुमा, मलयालम में परिभाषा, तमिल में मोलिपेयर्पु, तेलुगु में अनुवादम, आसामिया, बंगला, उड़िया में अनुवाद, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, पंजाबी में अनुवाद। अब आप ये देखें कि सिर्फ एक अनुवाद शब्द है, वो भारत की पूरी जो भिन्न भाषाएं हैं उसमें शब्द का उच्चारण या उसका प्रयोग अलग अलग है, जिसको हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं, तमिल में मोलिपेयर्पु कहते हैं। आगे चलें। अब हम अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके अर्थ पे जाएं। पहले तो हम अनुवाद क्या है ये समझें, अब उस शब्द की उत्पत्ति, उसका अर्थ क्या है। अब इसको देखें तो इसका उदाहरण हमने अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि बलौना तिवारी की पुस्तक से लिए हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वद धातु से घन प्रत्यय लगाने के बाद शब्द वाद बनता है और फिर उसमें पीछे बाद में अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त अनुपसर्ग जोड़ने से अनुवाद शब्द निष्पन्न होता है। अनुवाद का मूल अर्थ है पुनर्कथन या किसी के कहने के बाद कहना। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि कथन, पुनर्कथन, कथन कह दिया है, जैसे मैंने कह दिया है। पुनर्कथन, जो मैंने कह दिया उसको दोबारा कहा गया है, या किसी के कहने के बाद कहना। किसी ने कह दिया है तो उसके बाद उसको कहना। अब दूसरे बिंदु पर जाएंगे। दूसरा बिंदु यह है कि प्राचीन भारत में शिक्षा की वैज्ञानिक एवं मौलिक परंपरा का प्रयोग था। शिक्षा देने के लिए गुरु जो कहते थे, शिष्य ग्रहण करने के लिए उसे दोहराते थे। इस दोहराने को भी अनुवाद या अनुवचन कहते हैं। अनुवाद भी मूलतः यही था, यद्यपि बाद में इसका अर्थ वेद का कोई प्रभाग हो गया। मूलतः कदाचित उतना भाग जिसे एक बार गुरु से सुनकर दोहराया या पढ़ा सीखा जा सके। अब प्राचीन परंपरा, भारत की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पहले से ही शिक्षा प्रणाली रही है, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे प्राचीन परंपरा में। तो जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहाँ पे गुरुकुल था। अब गुरुकुल में शिष्य और गुरु, इसकी परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा। तो गुरु पाठ को शिष्यों द्वारा ग्रहण करने के लिए पाठ को कहते थे, तो शिष्य उसको दोबारा कहते थे, उसको दोहराते थे, बोलते थे, बार बार बोलते थे। तो उसको भी हम अनुवाद में रखते हैं। तो वैदिक संस्कृत के प्राचीनतम रूप में उपसर्ग का प्रयोग मूल प्रक्रिया से अलग होता रहा है। बाद में दोनों को मिलाकर प्रयोग किया जाने लगा। अनुवाद के अनु और वद का भी अलग प्रयोग मिलता है। तो ये हम देखें कि वैदिक संस्कृत के समय, प्राचीन भारत के समय अनुवाद को लेकर, उसके शब्द, उसकी उत्पत्ति को लेकर जो हम अभी इसमें समझ सकते हैं। आगे चलेंगे। अब ये भारतीय चीज़ हमने देखा। अब अनुवाद को लेकर हम पाश्चात्य तरीके से देखें कि पाश्चात्य में या अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं कि अनुवाद के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द है। अनुवाद हिंदी में अनुवाद है तो अंग्रेजी में
ट्रांसलेशन। लैटिन शब्द ट्रांसलेटियो, ट्रांस तथा लेटियो के मिलकर बना है। ये शब्द कैसे बनाया? जिसका अर्थ है पार ले जाना, यानी एक स्थान के बिंदु से दूसरे स्थान के बिंदु पर ले जाना। यहां एक स्थान बिंदु है श्रुत भाषा। अब सोसस लैंग्वेज, अब सोसस लैंग्वेज क्या है, इसको लेकर हम आगे के व्याख्यान में उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सोसस लैंग्वेज क्या है, श्रुत भाषा। अब बस हम यहाँ पे देखें कि जिस भाषा में बोला जा रहा है, जिस भाषा में मूल है, जो भाषा बोली जा रही है, वो सोर्स लैंग्वेज है, स्रोत भाषा। अब क्या पार लेके जा रहे हैं? उस स्रोत भाषा में उपस्थित अर्थ या भाव या संदेश को दूसरे स्थान बिंदु, मतलब स्रोत भाषा में जो अर्थ है, जो भी है, उसको लेके कहां जा रहे हैं? दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं, दूसरे बिंदु पे लेके जा रहे हैं। वो है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा मतलब दूसरी भाषा, टारगेट लैंग्वेज। क्या लेके जा रहे हैं? अर्थ या भाव को लेके जा रहे हैं टारगेट लैंग्वेज पे। सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज लेके जा रहे हैं। पर ले जाने का ये प्रक्रिया है, ले जाना या प्रस्तुत करना। ये अनुवाद है, ये अंग्रेजी में इसका अर्थ निकाला है। अब थोड़े से हम डिक्शनरीज पे जाएं तो कोश में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग दैट इज रिटन और स्पोकन इनटू अनदर लैंग्वेज। तो वही बात है जो हमने पहले समझ रहे हैं। अब डिक्शनरी क्या कह रहा है? डिक्शनरी में क्या है, कोश में क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग दैट इज रिटन और स्पोकन इनटू अनदर लैंग्वेज। अब मेरियम वेबस्टर, ये डिक्शनरी, इसमें क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन इज रेंडरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू इनटू अनदर लैंग्वेज। तो एक भाषा से दूसरी भाषा ले जाना। अब मैलकॉली, ये इनके विचार में अनुवाद को लेकर ये क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन इज एन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स द रिक्रिएशन ऑफ वर्क इन another language for readers with different background. Recreation of work in other language for readers with different background, जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य वाले, उनको भाषा जो है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाने की एक कला है। अब आगे हम देखें, एक भाषा में प्रस्तुत अर्थ या विचार को दूसरे भाषा में यथावत अभिव्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कहे गए विषय को दूसरे भाषा में कहना अनुवाद है। अब इसको एक और इस पर स्पष्टीकरण ये है कि एक भाषा में प्रस्तुत, एक भाषा में अर्थ है या विचार है, दूसरे भाषा में उसे प्रस्तुत करना है, दूसरे भाषा में उसको ले जाना है, लेकिन यथावत जैसे कहा गया है, जो अर्थ है, जो विचार है, जो भाव है, उसको ले जाना है। ठीक है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है कि किसी के कहने के बाद कहना या पुनर्कथन या दोहराना। अब ये समअप है, जो ऊपर से जो बात हुई है उस बात पर हम बात ये करें कि ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कि शाब्दिक अर्थ है कहने के बाद कहना या पुनर्कथन या दोहराना। अब पहले हम अनुवाद क्या है देखें। अब अनुवाद अध्ययन, अनुवाद अध्ययन क्या है?
अनुवाद अध्ययन, ट्रांसलेशन स्टडीज। अनुवाद अध्ययन एक अंतर विषयी अकादमिक विधा है, यानी एक ऐसा अध्ययन है जो किसी साहित्य या साहित्य से संबंधित है, जिसमें विषय कई प्रकार के हो सकते हैं। अब ये क्या है, अब इस पर हम बात करेंगे। अनुवाद अध्ययन, पहले तो अनुवाद क्या है ये देखिए। अब अनुवाद का जब हम अध्ययन करेंगे, ट्रांसलेशन स्टडीज पर बात करेंगे, तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये अंतर विषय अकादमिक विधा है। ऐसी विधा है जो किसी साहित्य या साहित्येतर से संबंधित है, साहित्य से भी है और साहित्य से इतर वाली चीज से भी संबंधित है, जिसका विषय कई प्रकार का होता है। अनुवाद के सिद्धांत, प्रक्रिया एवं अनुप्रयोग का अध्ययन अनुवाद अध्ययन का लक्ष्य है। अब अनुवाद अध्ययन का लक्ष्य क्या है, अनुवाद अध्ययन क्या करता है, क्या लक्ष्य पर जाता है? तो अनुवाद के सिद्धांत हैं, उसकी प्रक्रिया है एवं उसका अनुप्रयोग है, इसका अध्ययन होगा। अब ये सब चीज़ क्या है, ये हम आगे देखेंगे। आगे हमारे सब व्याख्यान में हम देखेंगे कि अनुवाद के सिद्धांत, प्रक्रिया, अनुप्रयोग क्या है, ये हम आगे देखेंगे। आगे हम देखें कि अनुवाद अध्ययन तुलनात्मक साहित्य, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास, भाषा विज्ञान, सांस्कृतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान एवं मतलब शब्दावली विज्ञान से, शब्दों से बने विज्ञान से अनुवाद की प्रक्रिया में सरलता, सटीकता संभव है। तो अब ये किस किस क्षेत्र में है? अनुवाद अध्ययन कहाँ होता है? तुलनात्मक साहित्य में होता है, कंप्यूटर विज्ञान में होता है, इतिहास में होता है, भाषा विज्ञान में होता है, सांस्कृतिक शास्त्र में होता है, समाज शास्त्र में होता है, विज्ञान में होता है एवं शब्दावली विज्ञान में होता है। उसमें अनुवाद की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से यह संभव है। तो यह है अनुवाद अध्ययन का उद्देश्य या लक्ष्य। अब ट्रांसलेशन स्टडीज को लेकर, जैसे हमने अनुवाद क्या है और अनुवाद विज्ञान क्या है हमने देखा, तो फिर आगे हम कुछ विद्वानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ट्रांसलेशन स्टडीज को लेकर बात किया था। तो ट्रांसलेशन स्टडीज में शब्द का सृजन, इस शब्द को बनाया किसने? एम्स्टर्डम निवासी अमेरिकन विद्वान जेम्स स्ट्रैटन होम्स। जेम्स स्ट्रैटन होम्स जो हैं, उन्होंने अपने शोध पत्र द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज में इस शब्द का सृजन किया, ट्रांसलेशन स्टडीज शब्द का सृजन किया। अमेरिकी अनुवाद एवं व्याख्या अध्ययन रूपी शब्दावली उपयोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अमेरिकी जो पसंद करते हैं वो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग स्टडीज। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग स्टडीज को वो पसंद करते हैं। अब अंग्रेजी के लेखक अनुवाद अध्ययन के लिए आमतौर पे ट्रांसलेटोलॉजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रांसलेटोलॉजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और फ्रांस के लेखक ट्रांडक्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्रांस वाले। यूरोपीय परंपरा व्याख्यान को अनुवाद अध्ययन का ही अभिन्न अंग मानते हैं। व्याख्या को ही अनुवाद अध्ययन का अभिन्न अंग मानते हैं यूरोप में। अब अनुवाद के स्वरूप पर बात करेंगे। तो अनुवाद के स्वरूप पर बात करेंगे तो हम यहाँ पे अनुवाद को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हमने अनुवाद क्या है समझा, अनुवाद अध्ययन क्या है समझा, अब अनुवाद में किस तरह का एक उसका स्वरूप है। तो इस प्रश्न को लेकर देखेंगे तो
अनुवाद के सैद्धांतिक संदर्भ से जुड़ा है। तो ये इसमें अनुवाद के जो सिद्धांत हैं इससे जुड़ा। अनुवाद करने की विधि, प्रणालियां, प्रणालीगत सक्रियता, मेथडोलॉजिकल ऑपरेशन क्या है, प्रणाली किस तरह से की जाती है। और आगे अनुवाद के सिद्धांत पर बात सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अनुवाद को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन वो सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, प्रणाली पर भी आधारित है। जो सिद्धांत के साथ साथ प्रणाली पर भी आधारित है, और सिद्धांत और प्रणाली एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। सिद्धांत है और प्रणाली है, दोनों एक दूसरे से पर निर्भर रहते हैं। सिद्धांत और प्रणाली में क्रम में प्रणाली सदैव सैद्धांतिक लक्ष्य से नियंत्रित रहती है। अनुवाद में सिद्धांत के लिए सिद्धांत, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक में सिद्धांत हमेशा लक्ष्य से जुड़ा रहता है, मगर कुछ क्षेत्र में लक्ष्य ही सिद्धांत हो जाता है। तो ये अनुवाद के स्वरूप है। अब इस पर और आगे हम बढ़ेंगे तो डॉक्टर जॉनसन के अनुसार एक भाषा का रूपांतरण दूसरी भाषा में होना अनुवाद है, लेकिन भावार्थ को बनाए रखा जाए। भाई एक भाषा है, उसका रूपांतरण है, उसका रूप में अंतर हुआ, लेकिन जब अंतर हुआ उसमें भावार्थ को बनाए रखना चाहिए। उसका भाव क्या था, उस भाषा में किस तरह का भाव था, उस भाव को बनाए रखना। तो जॉनसन के कथन अनुसार अनुवाद के माध्यम भाषाओं के आदान प्रदान दूसरी भाषा में भावार्थ का कितना अंश संभव है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें निश्चित नहीं है। भावार्थ हम करेंगे तो भावार्थ कितने हद तक वो भावार्थ किया, पहुंचा दूसरी भाषा में। अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के संदर्भ में देखें तो अनुवाद सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि तथ्यों का प्रतीकांतर है। तो प्रतीक सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम अनुवाद देखें तो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि तथ्य का प्रतीकांतर है। अब CS PS है। प्रतीक को वस्तु मानते हैं जो किसी व्याख्यात वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो अब यहाँ पे पियर्स हैं जो प्रतीक को लेकर समझाते हैं कि प्रतीक क्या है। प्रतीक को वो वस्तु मानते हैं जो किसी व्याख्याता के लिए वस्तु के स्थान पर प्रयोग होता है। तो इसको हम समझेंगे क्या कह रहे हैं, आगे समझेंगे। इसके लिए उदाहरण क्या है, जैसे हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ रंग माना जाता है, तो ये उत्सव में सौभाग्य, रोमांच और नए जीवन का प्रतीक है। मतलब लाल रंग से उत्साह, सौभाग्य है, रोमांच है, नए जीवन का प्रतीक है। मतलब एक तरह की खुशी है, ठीक है, और वो है लाल रंग। तो लाल रंग को धन, विपुल संपत्ति, समृद्धि और शुभ लाभ का प्रतीक भी माना जाता है। तो लाल रंग शुभ के लिए भी होता है। हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक भी लाल रंग ही होता है। तो जो विवाहित महिलाएं हैं वो सिंदूर रखती हैं लाल रंग का, तो वो सुहाग का प्रतीक। फर्डिनांड दे सॉसियर ने समाज में व्याप्त भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। समाज में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं
को प्रतीक की व्यवस्था के रूप में, प्रतीक की व्यवस्था में उन्होंने परिभाषित किया। उदाहरण के लिए उच्चरित या लिखित रूप में आम शब्द स्वयं वास्तविक आम फल नहीं है। ये आम फल के लिए प्रयुक्त प्रतीक वस्तु के लिए शब्द है जो वास्तविक आम के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। प्रतीक के संबंधित भाषिक वस्तु 3 संकेतन इकाई के संबंधों पर आधारित है। वस्तु या सांकेतिक वस्तु, अर्थ या संकेतार्थ, प्रतीक या संकेतन प्रतीक। अब यहां पे क्या कहना चाहते हैं, इसको और थोड़ा सा और समझें। तो हम आम है, फल है, तो आम जो है उस शब्द के लिए, आम शब्द के लिए जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आम उस फल के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पे हम देखें कि प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। अगर हम कहें आम उठाओ, आम बेच रहा है क्या, देखिए आम बिक रहे हैं, तो हम किस चीज को ढूंढेंगे? उस फल को। कई फल हैं, संतरा है, अनार है, तो सब एक प्रतीक के लिए है, तो उसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर। अब इस पर इन्होंने जो है और बातें हुई है, जैसे प्रतीक से संबंधित 3 जो है वो संकेतन है। क्या है? वस्तु या संकेतित वस्तु, अर्थ या संकेतार्थ, प्रतीक या संकेतन प्रतीक। 3 पर ये अभी हम बात करेंगे। संकेतिक वस्तु का शब्द दुनिया की वास्तविक वस्तु से है। अब ये जो एक वास्तविक वस्तु, एक वस्तु है, वह है, दुनिया में है। जैसे गुलाब, फूलों में एक फूल का नाम है गुलाब। गाय जो है जानवरों में एक नाम है गाय, जो इस दुनिया में वो वास्तविक वस्तु है। दूसरा संकेतार्थ। संकेतार्थ का मतलब प्रयुक्ता के मन में उपस्थित मानसिक संकल्प अथवा बिंब से है। प्रयुक्ता जो बोल रहा है उसके मन में एक मानसिक संकल्प या बिंब से उत्पन्न होता है। जैसे मैं कह रहा हूं मैं आम खाऊंगा, तो अर्थ क्या है? संकेतार्थ, मेरे मन में एक बिंब उत्पन्न हो रहा कि मैं इस चीज को खाऊंगा, एक बिंब है, संकेतार्थ है। संकेतन प्रतीक। संकेतन प्रतीक क्या है? संकेतार्थ को भाषिक ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने वाली इकाई है, जो संकेतित वस्तु के स्थान पर विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ये क्या है? संकेतार्थ को भाषिक ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने वाली इकाई है। भाषा की ध्वनियों के माध्यम से हम उसकी अभिव्यक्ति प्रयुक्त करते हैं, जो सांकेतिक वस्तु के स्थान पर विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे संकेतित वस्तु, संकेतार्थ और संकेतन प्रतीक के बीच सीधा संबंध है। संकेतिक वस्तु और संकेतन प्रतीक के सीधे संबंध ना होकर अव्यवस्थित है, इसलिए संकेतित वस्तु के लिए अनेक पर्याय या शब्द या अभिव्यक्तियां मिलती हैं। संकेतार्थ के निर्माण में जगत की बाह्य वस्तुओं के लिए प्रयुक्त शब्दों के साथ साथ जातीय, इतिहास, सभ्यता, समाज और संस्कृति के लिए प्रयुक्त शब्दों का भी योगदान रहता है। इसी कारण संकेतार्थ के अर्थ की अपार संभावनाएं रहती हैं। अब जैसे हम बाह्य जगत की वस्तुएं हैं, लेकिन कुछ और भी वस्तुएं हैं जो भाव हैं या समझ हैं, उनके लिए भी जो है संकेतार्थ में शब्द हैं।
शब्द हैं जो उसको समझाने के लिए प्रयोग होते हैं। अब अर्थ की संभावनाओं को मुख्य रूप से बोधात्मक अर्थ, संरचनात्मक अर्थ, सामाजिक अर्थ और संस्थानिक अर्थ, इन 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब अर्थ को, एक शब्द है, उसका अर्थ है। अब उस अर्थ को 4 संभवताएं, 4 रूपों में बांटे हैं, जैसे बोधात्मक, संरचनात्मक, सामाजिक, संस्थानिक अर्थ, 4 वर्गों में विभाजित है। बोधात्मक अर्थ कोशगत अथवा संकल्पनात्मक अर्थ बोधात्मक अर्थ है। बोधात्मक अर्थ को अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ मिलेगा? कोश में मिलेगा, एक संकल्प को लेकर मिलेगा। बोधात्मक अर्थ से किसी वस्तु या पदार्थ का मूल भाव या जातीय और विशिष्ट संकल्प मन में प्रतीत होती है और यथार्थ वस्तु के रूप में दिखाई देती है। ये सब बोधात्मक अर्थ है कि गुलाब है या गाय है, ये शब्द क्या है? बोधात्मक अर्थ है, जो एक प्रकार के फूल या पशु का भाव मन में प्रतीत होता है, जिसको समझ में। और यह हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें, जैसे हम कोशगत अर्थ है और संकल्पनात्मक अर्थ बोध अर्थ है। संरचनात्मक अर्थ क्या है? संरचनात्मक अर्थ का आधार भाषिक संरचना है। संरचनात्मक अर्थ में शब्द या वाक्य की संरचना से अतिरिक्त अर्थ का भी दिग्दर्शन होता है। जैसे पीतांबर शब्द है, अब यह संरचनात्मक शब्द क्या है? इसके लिए उदाहरण, शब्द में पीले रंग का वस्त्र या कपड़ा की संकल्पना के साथ साथ, अब ये क्या है? पीतांबर क्या है? पीले रंग का वस्त्र या कपड़ा। इस संकल्पना जैन धर्म से जुड़ा शब्द क्या है? इसका मतलब है पीले वस्त्र धारण करने वाला, और अंबर वस्त्र या स्कार्फ जो बढ़िया परिधान होता है का भाव भी उत्पन्न होता है, जो एक अतिरिक्त अर्थ है। तो ये संरचनात्मक अर्थ का उदाहरण है। सामाजिक अर्थ यथार्थ वस्तु को से अलग अर्थ प्रदान करता है। सामाजिक अर्थ का संबंध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अथवा परिवेश से जुड़ा होता है। जैसे चढ़ावा, भेंट, प्रसाद आदि शब्द में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित है। अब जैसे चढ़ावा, भेंट, प्रसाद, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से इसका अर्थ जो निकलता है वो हम सामाजिक अर्थ में लेते हैं। सांस्थानिक अर्थ लक्षणा और व्यंजना अर्थ होता है। ये क्या है? लक्षणा है और व्यंजना है। सांस्थानिक अर्थ में ऐसे अर्थ की व्यंजना होती है जिस पर परस्पर संयोग मूल अर्थ में नहीं हो सकता। जैसे मूल अर्थ में है उसमें उसका अर्थ वैसा नहीं हो सकता जैसे वो हमें समझ में आ रहा है। उसका अर्थ जो है लक्षणा से या उसके व्यंजन पर है। जैसे लक्षण और व्यंजन पर उदाहरण करें, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, और शाबाश बहुत अच्छे। अब ये 2 शब्द हैं, इतनी लंबी रेलगाड़ी, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। बोलने में रेलगाड़ी लंबी है, ये सीधा अर्थ है। लक्षणार्थ, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, अगर हम बोलें तो इसमें अर्थ जो उसमें लक्षण, लक्षणा, लक्षणित और व्यंजन पर
अर्थ निकलते हैं। शाबाश बहुत अच्छे, अगर हम कह रहे हैं शाबाश बहुत अच्छे, तो ये किस विचार से हम कह रहे हैं? प्रशंसा, या हम उसको उसके कार्य से, उस कार्य से खुश हैं या उस कार्य से ना खुश हैं, इस पर है। वाक्य के अभिव्यक्तियों में वास्तविक स्थान पर लाक्षणिक और व्यंजनिक अर्थ व्यंजित करते हैं। जो वास्तविक स्थान है उस जगह पे ये लाक्षणिक और व्यंजन परक अर्थ व्यंजित करते हैं। संकेतित वस्तु का अर्थ का मूल वाच्यार्थ वास्तविक संकल्प है। संकेतात्मक दो अर्थ निहित रहते हैं, एक बाह्य जगत की वस्तुओं का कोशगत अर्थ या वाच्यार्थ, और दूसरा अन्य संदर्भों में अतिरिक्त अर्थ। दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य जगत से है और एक उससे अतिरिक्त दूसरे संदर्भों में। यहां हमें समझना है कि प्रतीक का वस्तु के साथ, प्रत्येक प्रतीक से पहले हम उसके अर्थ तक, फिर अर्थ से पहले वस्तु तक पहुंचते हैं। भाषा की ये प्रतीक ही अभिव्यक्ति है। अब प्रतीक को हम समझेंगे तो प्रतीक क्या है? प्रतीक का वस्तु के साथ सीधा संबंध नहीं होता। प्रत्येक प्रतीक से पहले हम उसके अर्थ तक, एक प्रतीक है तो उसके अर्थ तक पहुंचेंगे, फिर उस अर्थ से पहले वस्तु तक पहुंचते हैं। फिर भाषा की प्रतीक ही अभिव्यक्ति है। भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति की समन्वित इकाई है। भाषा क्या है? कथ्य और अभिव्यक्त, कहा और अभिव्यक्त किया, उसकी समन्वित इकाई। हर एक भाषा में किसी एक वस्तु को भिन्न भिन्न प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है, या किसी एक अर्थ को दो भिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। एक वस्तु को भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, या किसी एक अर्थ को दो भिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो उपयुक्त विवेचन से हम देखते हैं, अनुवाद में अनुवादक एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है। एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में जो व्यक्त अर्थ है वो दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है। तो ऐसा ही अनुवाद नहीं है। अनुवाद को समझना है तो पहले हम भाषा को समझेंगे। तो भाषा में जो शब्द है, शब्द का अर्थ है, तो अर्थ क्या है, किस तरह का अर्थ है, किस तरह के प्रतीक हैं और किस प्रतीक के लिए वो अर्थ है, वस्तु और प्रतीक है, तो उस पर हमें सोचना है। जो व्याख्यायित करने का कार्य है, अनुवाद दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के माध्यम घटित होता है। अर्थ या कथ्य को एक प्रतीक व्यवस्था से दूसरे प्रतीक व्यवस्था में आंतरित किया जाता है। इस दृष्टि से कथ्य का भाषांतरण अनुवाद होता है। अब भाषांतरण क्या है? भाषांतरण जो प्रतीक एक भाषा में कही गई है, प्रतीक व्यवस्था है, उस प्रतीक व्यवस्था को दूसरी भाषा के में प्रस्तुत करना, वो भाषांतरण है। अनुवाद में हम देख सकते हैं कि एक भाषा में प्रस्तुत विषय को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते समय कई विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम एक भाषा में प्रस्तुत किए विषय है, दूसरी भाषा में प्रस्तुत, तो कई विषय पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे स्रोत भाषा में प्रस्तुत शब्द को लक्ष्य भाषा में ढूंढते समय हमें ध्यान देना है कि उस भाषा का अर्थ समान हो और वो वही अर्थ को प्रस्तुत करें जो स्रोत भाषा के वाक्य में अपनी भूमिका निभाती है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं, जैसे पानी, वाटर, ठीक है,
तो हम समान शब्द को ढूंढेंगे स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। इस व्याख्यान में मैं संदर्भ पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों से विषय को एकत्रित किया हूँ। मुख्य रूप से जो संदर्भ पुस्तकें हैं वो हैं अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी, इनकी किताब है। दूसरी किताब है अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी की है। और वेबसाइट पे उपस्थित बहुत सारे कई अन्य प्रकाशनों को मैंने संकलित करके इसमें इस व्याख्यान में प्रस्तुत किया हूँ, ताकि अनुवाद और अनुवाद अध्ययन क्या है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।